मेरे पहले वीडियो का नाम है एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर और लोहा कैसे बना कंस्ट्रक्शन का सुपर हीरो। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा आपके क्लासरूम से, जिसको आप रिलेट कर सकोगे और आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं उसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा कंस्ट्रक्शन में, जिससे कि आपका जो अप्लाइड नॉलेज है वो खुलेगी और आप उसका एप्लीकेशन समझ के खुद कुछ करने की कोशिश करोगे। Atoms are the building blocks of matter. Atoms सबसे छोटे टीनी पार्टिकल्स से बनते हैं जो किसी भी एलिमेंट का होता है। जैसे आयरन है, तो आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल जिसके बाद उसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे हम एक सेब लेते हैं और सेब को हम कट करते हैं, तो सेब का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको अब ज़्यादा हम और कट नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को ही एटम कहेंगे। तो आओ चलें इस जर्नी पे। 1807 ईस्वी में साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम की खोज की और उसे सॉलिड स्फीयर मॉडल कहा, और उन्होंने कहा कि एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और एटम नॉन डिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल होता है और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसका कुछ मास भी होता है। इसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने माना कि एटम एक सॉलिड स्फीयर होता है और उसमें लार्ज पॉजिटिव स्फीयर रहता है, और उन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट्स की एक्सटेंसिव और पाया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रहते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और उन्होंने इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल कहा। इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने एटम को एक लार्ज पॉजिटिव स्फीयर तो माना, लेकिन उन्होंने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की, जिससे उन्हें पता चला कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है। ये उन्हें तब पता चला जब उन्होंने एक गोल्ड फॉयल रखी और अल्फ़ा रेज उसके ऊपर छोड़े, तो उन्होंने देखा कि अल्फ़ा रेज उसको क्रॉस कर गई, लेकिन जो स्फीयर था, न्यूक्लियस से वो अल्फ़ा रेज रिटर्न रिफ्लेक्ट हो गई। रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक थी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। यानी कि अगर उस एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और उसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करेंगे एनर्जी, और जाके जब उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज में मिल जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो हो नहीं रहा था। इसके बाद 1913 ईस्वी में नील बोर ने हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्टडी किया और पाया कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, वो जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं और वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे दिखाई देती है। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिली। एटम्स का और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन का पहला यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो लोहे की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो सरिया होता है, उस सरिया को लोकेट करने के लिए मैग्नेटिक डिटेक्टर्स और सेंसर्स को यूज़ करते हैं, जो कि डेली बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि अंदर जो सरिया है वो किस कंडीशन में है, क्या वो ख़राब हो रहा है, क्या वो सही तरीके से अपनी जगह पर है या नहीं है। आप सोचो कि अगर आयरन नहीं होता और ये आयरन की प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक नहीं होती तो हम कैसे लोकेट करते उस सरिया को, और कैसे समझ पाते कि वो सरिया अभी यूज़ करने लायक है या नहीं है।
दूसरा यूज़ आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं जो कि पूरे लोहे की बिल्डिंग है। मतलब उसके पिलर्स, उसके कॉलम्स, उसके बाद बीम्स, उसके बाद एंटायर स्ट्रक्चर लोहे का होता है। और लोहे के स्ट्रक्चर में उसके सरफेस पे कोई डिफेक्ट है या नहीं, ये उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही पता चलता है। तो इसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आती है इंजीनियरिंग में, जिसमें कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग या मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन उसका नाम है, जिससे हम लोकेट करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसके सरफेस पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो मान लो कि लोहे की बिल्डिंग ना होके अगर ये किसी और मटेरियल की बिल्डिंग होती और हाँ वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकती थी, तब हम कैसे लोकेट करते कि इसमें क्या डिफेक्ट है, फिर उसका स्ट्रेंथ, उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ हम कैसे चेक कर पाते। लोहे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स में, जो कि आजकल बिल्डिंग में यूज होती हैं, जो कि ऑटोमेटिक लॉक्स की तरह काम करती हैं। इसके अलावा इसकी यूज एमआरआई स्कैन में भी होती है। एमआरआई स्कैन में, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें कि सॉफ्ट आयरन यूज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा परमिएबल होता है मैग्नेटिक फील्ड्स को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स को वो सोख सकता है। इसलिए वो एमआरआई स्कैन के अंदर यूज होता है और वो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सेंसिटिव एरियाज में जाने से रोकता है। इसके अलावा आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज होती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में जो कोर होता है वो आयरन का होता है, जिसके वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स को एनहेंस करता है और प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आयरन का यूज़ एलिवेटर्स में भी होता है और कंस्ट्रक्शन में एक नया मटेरियल बनाने के लिए, आप जानते हो कि जब हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सीमेंट लेते हैं, उसमें सैंड मिलाते हैं और उसमें कुछ पत्थर मिलाते हैं और फिर उसके मिलाकर कंक्रीट बनाते हैं। लेकिन क्या हम इसके साथ कुछ आयरन फिलिंग्स मिला सकते हैं या लोहा मिला सकते हैं? अगर हम उसमें लोहा मिलाते हैं और हम बिल्डिंग बनाते हैं उस कंक्रीट से, तो हम उसके ऊपर एक नज़र रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा मैग्नेटाइज हो सकता है और जब मैग्नेट लोहे के पास आएगा तो वो उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की पूरी प्रॉपर्टीज बताएगा कि ये बिल्डिंग क्या है, अभी इसका डिटेरियोरेशन कितना हो गया, कितना बाकी है। आप सोचो कि लोहा का आविष्कार और लोहे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो कि एटम्स के आविष्कार के बाद ही पता चला, कितनी ज़रूरी थी।